So dear students, it is our second lecture on diversity in living organism. इसको हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात करने से बचना चाहता हूं, जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन हम दो सवालों के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे, जिन सवालों को इस चैप्टर के अंदर उठाया गया है, और वो दो सवाल हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ का ओरिजिन क्या है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल रहा है हमेशा से कि लाइफ का ओरिजिन क्या है। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो उनमें हम कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक थ्योरी ये आई कि कहीं से कोई सेल आ गया और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता चला गया, और ये जो आज हमारे सामने इतनी बड़ी तादाद है, बहुत सारी स्पीसीज की, जीनस की, फैमिलीज की, ये जो तादाद है ये सब उसी सेल से आगे बढ़ी। और इसके पीछे ना सिर्फ थ्योरी आई, बल्कि ये कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप अपने रुमाल को थूक में गंदा करके कहीं किसी बंद जगह पे रख दें और वहाँ उसको प्रॉपर पानी और प्रॉपर हवा उसको अगर मिल जाए, तो वहां पर कुछ दिनों के बाद कुछ फ्लाइज पैदा हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया नजर आने लगते हैं। तो वहां पर एक जनरेशन हो जाता है फ्लाइज का। हालांकि फिर क्वेश्चन ये उठा कि वो पहला सेल ही कहाँ से आया, उस पहले सेल को किसने बनाया, फ्रॉम वेयर इट केम। ये एक बड़ा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और इस थ्योरी को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। यानी एक और थ्योरी ये आई कि नॉन लिविंग मैटर से भी लाइफ पैदा हो सकती है अगर पहले से लिविंग मैटर ना हो। तो इस थ्योरी को लुईस पास्चर ने बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया। ना सिर्फ नकार दिया, बल्कि उनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क एक फ्लास्क होता है जिसको आप केमिस्ट्री लैब में देख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में अगर आप देखेंगे तो वहां आपको स्वान की तरह के नेक का एक फ्लास्क मिलेगा। उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि लाइफ सिर्फ लाइफ से ही आ सकती है। फिर ये सवाल बना रहा कि भाई पहली लाइफ कहाँ से आएगी। तो ये जो थ्योरी है एक बड़ी थ्योरी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके कंपटीशन के लिए? इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस साइंटिस्ट ने किस सन में यानी किस ईयर में क्या बात कही है, और उस थ्योरी को किसी ने डिस्कार्ड किया है, वो स्टिल प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही, ये इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा पीडीएफ फॉर्मेट अगर बना दिया जाए, जिसको एनसीईआरटी से ही देख लिया जाए, तो ये काफी हो जाएगा आपके लिए। सो आई विल प्रोवाइड यू the hierarchy of the answer of this question, that what is the origin of life and पहला सेल कहाँ से आया। इसके ऊपर जो थ्योरी है उनके ऊपर खाली इतनी बात कर ली जाए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसके ऊपर। आफ्टर दैट वी विल switch to our main topic, that is hierarchy, the hierarchy of classification for groups। तो ग्रुप्स का हमें हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। हायरार्की क्या है, ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा है, इनको क्लासिफाई किस तरीके से किया जाए ये भी अपने आप के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने हिस्टोरिकल स्टेप लिए हैं और एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन पेश किया है, जिसके अंदर तरमीम की गुंजाइश बहुत कम रही है। एक है अर्नेस्ट हैगल, जिन्होंने 1894 में, एक है रॉबर्ट विटका जिन्होंने 1969 में, और एक है कार्ल वूस। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया पिछले साल एएमयू के ऊपर, अगली स्लाइड में बात करेंगे।
जिन्होंने 1977 में have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdom. Okay, so we will discuss kingdoms. और कुछ किंगडम्स को, प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को तो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 3 साइंटिस्ट ने, इनका नाम, इनका ईयर, जिस ईयर में इन्होंने प्रपोज करी, और इन्होंने जो किंगडम बनाई या किंगडम बताई कि इन स्पीसीज को इन किंगडम में हमें रखना है या इन जीनस को इन किंगडम में रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इनके नाम, इनका ईयर और उनकी किंगडम्स के तरीके याद रखने हैं आपको। नाउ विटकर proposed which has 5 kingdoms. विक्टर का जो प्रपोजल था उसके अंदर 5 किंगडम्स थी और ये अपने आप में इन्होंने बेहतरीन तरीके से क्लासिफाई किया था। सबसे पहली है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटे और एनिमेलिया। सो दीज आर द 5 डिफरेंट किंगडम्स ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एकोमोडेटेड। इन सारी किंगडम्स के अंदर रखा गया। तो ये पांचों नाम आपको याद रखने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और ये किसने किया? ये प्रपोज किसने किया? सबसे पहले ये रॉबर्ट विटकर ने किया। ठीक है, इन 5 किंगडम्स के अंदर इनके प्रपोजल की बेसिस क्या थी? ऑन विच बेसिस ही हैज क्लासिफाइड 5 किंगडम्स like Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So the important basis on which he has classified all living organisms into these 5 categories were cell structure. What kind of cell structure the living organism have? Whether the cell is properly organized or it is not organized, whether the cell wall is present, whether not. Okay, तो हम इन सारी बुनियाद पर इन्होंने सेल की स्ट्रक्चर पर क्लासिफाई किया कि कौन सी किंगडम के अंदर किस तरीके का सेल। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग of the classification. Mode of nutrition, every living organism needs nutrition or energy to survive. Okay, nutrient चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी लेने के हर ऑर्गेनिज्म के अलग तरीके होते हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुनहसर होता है। जैसे शेर है, शेर को चीता चाहिए, सॉरी शेर को आपके चीतल चाहिए, शेर को आपको क्या चाहिए? शेर को मुर्गा चाहिए, और शेर को आपको क्या चाहिए? शेर को भालू चाहिए, बकरी चाहिए, हिरन चाहिए। इनके ऊपर उसकी खुराक, उसकी एनर्जी, उसका न्यूट्रिएंट, उसका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को कुछ नहीं चाहिए, प्लांट को सूरज की रोशनी चाहिए, बस पानी चाहिए, हवा चाहिए, उससे वो अपनी एनर्जी खुद बना लेगा अपने अंदर। कैसे बना लेगा भाई? कैसे बना ले? फोटोसिंथेसिस कर। तो वो हेटेरोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ नहीं है, कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर भी क्लासिफिकेशन हुआ। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज हैविंग। ठीक है, इस बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एक सेल काम कर रहा है पूरी बॉडी में, या सेल से टिश्यूज और टिश्यूज से डिफरेंट ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी? ऑन दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द बेसिस ऑन विच विटकर proposed 5 kingdoms. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ये अभी 2020 में ही ये AMU 11th एंट्रेंस में, AMU 11th एंट्रेंस के अंदर, 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एक ही होता है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा आया है, एंड द क्वेश्चन कहां से आया है उसको बात करने से पहले हम एक NCERT का इस आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, नाउ NCERT का ये जो टॉपिक है 7.3 द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, इसका जो पहला ही पैराग्राफ है
उसकी आखिर की 4 लाइनों को देखिए, वो मैंने एज इट इज लिख दी है यहाँ। द मॉडिफिकेशन वूज, वूज मीन्स कार्ल वूज, यहाँ पर बेसिकली कार्ल, ठीक है, कार्ल वूज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्का बैक्टीरिया और आर्किया। आर्का बैक्टीरिया और आर्किया एक ही चीज होती है, एंड यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया ये भी एक ही चीज। फॉर एग्जाम्पल इनको एनसीईआरटी में ऐसी इज ऑल्सो इन यूज। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्ल बूस ने फर्दर मोनेरा के अंदर डिवाइड किया मोनेरा को 2 हिस्सों में, एक है आर्किया और एक है बैक्टीरिया, या एक है आर्के बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। ये कहाँ मौजूद है? ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 83 में मौजूद है, आपकी किताब के, है ना, एनसीईआरटी की जो किताब है साइंस की, उसके पेज नंबर 83 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 6 महीने पहले जो इम्तिहान हुआ, 6-7 महीने पहले नवंबर के अंदर जो इम्तिहान हुआ AMU 11th इंट्रेंस में पूछा गया डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन। और ऐसे आपको क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो 35 है, क्वेश्चन क्या है? कार्ल वूज 1977 डिवाइडेड द मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस स्टूडेंट ने भी ये ब्लू पेन से ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही किया है। ऑप्शन बी की बात कर ले हम तो ये है आर्क बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो ये तो दोनों चीजें सिमिलर ही होती है, यहाँ से पता लग रहा है हमें। यहाँ आर्क बैक्टीरिया और आर्किया सेम चीज है। यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया ये तो सेम चीज है। तो इनमें कैसे क्लासिफिकेशन? ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है ही नहीं। यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन वाली जो होती है, तो वो उसमें भी नहीं किया था क्लासिफिकेशन। जो किया था वो किसमें किया था? क्लासिफिकेशन जो किया था मोनेरा का, वो किया था आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इट इज द करेक्ट आंसर। और एनसीईआरटी में से ऐसे कई बार पूछा जाता है बायोलॉजी में। इस क्वेश्चन को तो मैं बाद में भी करा देता, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as the biology is concerned. Now let us move on to other topics, and the topic is finally we are reached kingdom. तो kingdom basically क्या होती है? kingdom का further जो आपके सब ग्रुप्स होंगे वो किस तरीके से होंगे? तो कोई भी किंगडम होगी तो वो या तो एनिमल की होगी या प्लांट की होगी। बात समझ में आ रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो किंगडम अगर एनिमल की है तो उसको बोलेंगे हम फाइलम, और अगर प्लांट का है तो प्लांट को बोलेंगे हम डिवीजन। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? किस क्लास का है वो, ये बात याद रखनी है। हायरार्की इसकी। क्लास क्या है? क्लास के अंदर ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज होंगे, फैमिलीज के अंदर जीनस होंगे, और जीनस से फाइनली क्या होगा? स्पीसीज होगी। स्पीसीज बेसिकली जो होती है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी सबसे बाद की चीज, जिसको आप नस्ल भी कहते हैं। नस्ल, ब्रीड, जैसे रोट व्हीलर डॉग की एक ब्रीड है, डोबरमैन डॉग की एक ब्रीड है। बात समझ में आ रही है ना? तो डॉग की ये जो कुछ ब्रीड्स हैं, इससे आपके समझ में आएगा ये बेसिकली क्या चीज है। ये स्पीसीज का हिस्सा है, सबसे आखिर की चीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू मोनेरा। मोनेरा को कैसे इन्होंने अलग से रखा? 2 खास बातें इसकी। नो आइडेंटिफाई न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, नो डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। कोई डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मतलब सेलुलर पार्ट्स जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। दूसरी बात क्या है? ये यूनिसेलुलर है, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर। तो ऑल द यूनिसेलुलर आर प्लेस्ड इन मोनेरा, और द living organisms which are placed in monera are all unicellular. ओके, लेकिन डाइवर्सिटी है। यूनिसेलुलर के बावजूद भी इसके अंदर डाइवर्सिटी है। कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल व्हाइल सम डू नॉट हैव। कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनेरा में सबके पास सेल वॉल है या सबके पास नहीं है, या कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आपको ये याद रखनी है
कि मोनेरा में ऐसा नहीं है कि सबके पास सेल वॉल नहीं है, या सबके पास सेल वॉल है। बात समझ में आ गई? मोनेरा को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। जब वो फूड खुद बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और गेटिंग इट फ्रॉम एनवायरमेंट, हेट्रोट्रॉफिक। एनवायरमेंट मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से पे आप डिपेंड करते हैं। तो या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ये बात याद रखनी है। मोनेरा में ये बात याद रखनी है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे। आफ्टर दैट इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? दैट वी विल डिस्कस नाउ। Protista. What is protista? It includes many kind of unicellular eukaryotic organism. Unicellular eukaryotic organism है। Their mode of nutrition can be autotrophic और heterotrophic. तो ये भी हेट्रो भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हैं। इनकी एग्जांपल यूनिसेलुलर अलगी, डायाटम एंड प्रोटोजोआ। देन फंगी, ठीक, fungi. These are heterotrophic eukaryotic organisms. Some of them use decaying organic material as food and therefore called saprotrophs. तो saprotrophs जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? फंगी होते हैं। और other require living protoplasm of a host organism for food. They are called parasite. तो parasite and saprotrophs both are actually fungi, and these are the two types of fungi. एक तो decaying organic material पर मुनहसर करता है और एक living protoplasm। ओके, they have cell walls. इनके पास खास बात क्या है? इनके पास खास बात ये है कि सेल वॉल है मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ये यूज किया जा सकता है या पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर कि चिटिन क्या होती है। बेसिकली दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर। तो चिटिन इज ए शुगर या सेल वॉल कह देंगे हम, ठीक है, इसकी फंगी। एग्जांपल क्या है इसकी? यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंगी। नाउ प्लांटिंग, इनको हमें अलग से डिस्कस करना है, ठीक है। अभी तो हम एक मोटी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिससे कि एक मोमेंटम आ जाए। दीज आर मल्टी सेलुलर, सबसे पहली बात यूकैरियोट्स विद सेल वॉल है इनके पास। दे आर ऑटोट्रॉफ एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ होते हैं, खाना खुद बना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन का इंतजाम खुद कर लेते हैं। खुद का मतलब ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी समझाया था, खुद का मतलब ऐसे नहीं है कि बस खुद बा खुद, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको सूरज की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, मर जाएंगे वरना। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो क्लोरोफिल बना देते हैं। क्लोरोफिल का कंपाउंड क्या होता है? क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है, इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत है। क्लोरोफिल याद रखिएगा ऑटोट्रॉफ्स के साथ जुड़ेगा। Thus all plants are included in this group since plant and animal are most visible form of diversity of life around us. We will look at the subgroups in this category later. तो हमें इनके subgroups अभी इसके फौरन बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। After that, animals or animalia, that is the name of the kingdom for used for animals. These includes all organisms which are multicellular eukaryotes without cell wall. सेल वॉल नहीं है, दे आर हेट्रोट्रॉफ। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है इनका न्यूट्रिशन। बात समझ में? इनके भी जो सब ग्रुप्स हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।